हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रेलवे की पाठशाला पे। और ये हमारा पार्ट नंबर 42 रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2018 के प्रीवियस रिक्वेशन हम कर रहे हैं। और दोस्तों सुबह से इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था, यहाँ पर रेन की वजह से, बारिश की वजह से लिए वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है। और इस वीडियो में मैं थोड़ा जल्दी भी करूँगा क्योंकि मुझे बहुत सारे काम है, तो आप थोड़ा सा देख लेना कि वीडियो में गलती नहीं करूँगा ना, फिर भी गलती हो जाए तो आप उसको इग्नोर कर देना प्लीज़, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, ठीक है। क्योंकि नाइट काफ़ी हो चुकी है, वीडियो मेरे को थोड़ा जल्दी पब्लिश करना है, इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो थोड़ा फास्ट मोशन में इसको बना रहा हूँ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आपसे पहले 41 वीडियो आ चुके हैं, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और 40 जो पिछली शिफ्ट हुई थी उनकी पीडीएफ मैंने हमारी वेबसाइट पर डाल दी है। वेबसाइट आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ आप जाइए डाउनलोड कर लीजिए। और आपको एक वीडियो बना के दे दिया है कैसे कैसे डाउनलोड करना है, सारी प्रोसेस आपको उस वीडियो में बता दी है। चलिए तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि जो क्लोरीन गैस होती है, आप जानते हैं क्लोरीन गैस होती है जो होती है Cl2। तो जो क्लोरीन गैस होती है उसमें आपके अलग अलग मिले होते हैं, दो समस्थानिक होते हैं, दो आइसोटोप्स होते हैं, और आपके 3:1 में वो मिले होते हैं। तो आपसे पूछा कि जो आइसोटोप्स होते हैं वो आपके कौन कौन से होते हैं, ठीक है। आपसे ये पूछा कि जो आइसोटोप होते हैं वो आपके कौन कौन से होते हैं जो आपके 3:1 में मिले होते हैं। तो आपके आपको ध्यान होना चाहिए कि आपके क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं, एक Cl35 और एक Cl37। तो ये दोनों आइसोटोप्स होते हैं, ये आपस में आपके Cl2 अणु जो होता है, क्लोरीन अणु Cl2, इसका आपके निर्माण करते हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन, आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपसे पूछे हैं कि दो स्टेटमेंट है, उनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो सत्य है। तो जो पहला स्टेटमेंट उसको पढ़ते हैं। तो पहला स्टेटमेंट लिख रखा है कि जो संपीड्यता होती है, यानी कि जो कॉम्प्रिहेंसिवनेस होता है, वो क्या होता है कि यह पदार्थ का वह गुण होता है जिससे अगर हम उच्च दाब किसी पदार्थ पर लगाते हैं तो उसका आयतन कम हो जाता है, और ये आपके गैसों में पाया जाता है। बिल्कुल सही है। हम जो एलपीजी गैस आती है या सीएनजी गैस आती है ना, तो उसको करते क्या है, जो गैस होती है उसको दाब डालकर उसका आयतन हम कम कर देते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट आपके आकार की डेफिनेशन आपको दे रखी है कि आकार किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके अंतर्गत बाह्य बल, अच्छा बाह्य बल नहीं, बाह्य यानी कि आउटर, यानी कि आउटर जो फोर्स होता है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स जो होता है, ठीक है। आपको थोड़ा सा ट्रांसलेशन में देख लेना, ट्रांसलेशन थोड़ा सा गलत हो गया है, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल जो फोर्स होता है उसकी वजह से ये आपको उसके प्रभाव में पदार्थ गति करता है, ठीक है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है, आपके आकार के बारे में गलत डेफिनेशन है। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, संपीड्यता, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर आ जाएगा कि ओनली फर्स्ट इज ट्रू। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि बिना बुझा हुआ चूना होता है उसका आणविक सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों दो प्रकार के चूने होते हैं, एक होता है बिना बुझा हुआ चूना जिसको बोलते हैं CaO, और एक होता है बुझा हुआ चूना जिसके अंदर पानी ऐड होता है, उसे बोलते हैं CaOH2। यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है बिना बुझा हुआ और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है बुझा हुआ। तो आप सोचे बिना बुझा हुआ मतलब CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वीय जो बल होता है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है, उसकी परिभाषा है वो किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, मतलब किन दो चीजों के बीच आकर्षण बल के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो आपको बताओ जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो आपके समानुपाती होती है दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के, ठीक है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के वृत्तमानुपाती होता है, ये आपके ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो देखिए, तो आपके क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती होगा, उनके द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी जो होती है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अगर उसमें परमाणु क्रमांक बढ़ाते हैं, मतलब परमाणु क्रमांक 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, तो लगातार अगर हम परमाणु क्रमांक बढ़ाते हैं तो अधात्विक जो गुण होता है, नॉन मेटेलिक जो गुण होता है, वो दोस्तों कैसे आपके चेंज होता है, मतलब कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है। तो देखिए वर्ग संख्या 1 की बात करें ना, तो वर्ग संख्या 1 में आपके सारे के सारे धातु होते हैं, और इधर वर्ग संख्या 17 18 की बात करें, इधर सारे सारे अधातु होते हैं। तो पहली चीज तो ये कि बाईं ओर सारे के सारे क्या हैं, धातुएं हैं, दाईं ओर सारी सारी क्या है, अधातु। मतलब अगर बाईं ओर से दाईं ओर जाएंगे तो धातुओं का गुण तो क्या हो रहा है दोस्तों, घटता है। धातुओं का गुण तो क्या होता है, घटता है, और आपके जो अधातु गुण होता है, क्या होता है, अधातु गुण, वो क्या होता है, बढ़ता है। तो आपके जो अगर हम बात करें आपके किसकी, आवर्त की, कि आवर्त में जो अधातु गुण है वो तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो पहला यहां पर देखिए। और दूसरी चीज अगर हम बात करें वर्ग की, तो देखिए वर्ग में क्या होगा, जैसे हम पहले वर्ग की बात करते हैं, पहले वर्ग में होता है लीना की रब से फरियाद, ठीक है, रब से फरियाद। अब देखिए हाइड्रोजन का आकार बहुत छोटा है जबकि फ्रांसियम का आकार बहुत बड़ा है। तो देखिए जो धनायन की प्रवृत्ति होती है ना, उसी को बोलते हैं यहाँ पर धातु गुण, ठीक है। यानी कि किसी भी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है
उसे उसका धनायन गुण बोलते हैं। अब देखिए, या उसको उसका धनायन गुण बोलते हैं, धात्विक प्रकृति बोलते हैं। अब देखिए, तो फ्रांसियम इसका आकार बड़ा है, इसलिए जो इसका आकार बड़ा होने के कारण इसके अंतिम कोष में उसके ऊपर नाभिक का जो आकर्षण बल लगता है, न्यूक्लियर जो फोर्स लगता है गाइस, वो क्या लगेगा, दुर्बल लगेगा, वीक लगेगा। इसलिए क्या होगा कि वो फ्रांसियम होता है जल्दी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा। मतलब हाइड्रोजन से अगर हम नीचे की ओर चलेंगे तो आपके धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है। तो यही आपको ऑप्शन है, मैंने ऑप्शन वही लिखा है कि आवर्त में तो क्या होता है गाइस, बढ़ता है। अगर हम वो अधात्विक गुण की बात कर रहे हैं तो अधात्विक गुण आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर बढ़ता है, और अधात्विक गुण मतलब ऊपर देखिए, सबसे पहले अधात्विक गुण जो होता है नीचे को जाने पर धात्विक गुण गाइस क्या होता है, चेंज होता है, बढ़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे को जाते हैं धात्विक गुण लगातार बढ़ता है। तो वैसे अगर स्टेटमेंट को देखें ना तो वर्ग वाला तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ग को आप वैसे छोड़ सकते हो कि वर्ग में ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है अधात्विक गुण का, ठीक है। तो इसका आंसर जो आ जाएगा, सही आ जाएगा कि आवर्त में बढ़ता है, ठीक है। आवर्त में अगर हम बाईं ओर से दाईं ओर जाएंगे तो अधात्विक गुण है, नॉन मेटेलिक जो गुण होता है वो क्या होता है गाइस, बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा पौधा होता है वो थैलोफाइटा के अंदर नहीं आता। तो हम कल या परसों की वीडियो में आपको जीव जगत पढ़ा देंगे कि वहाँ पे आपको जो आर.एच. व्हिटेकर ने जो भी वर्गीकरण किया था, उसको क्लासिफिकेशन किया था, उसको हम देखेंगे। तो आप देखेंगे कि जो थैलोफाइटा में कारा आता है और क्लेडोफोरा आता है और यूलोथ्रिक्स आता है, जबकि मार्सिलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, मार्सिलिया नहीं आता। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि कार्य होता है वो किस किस का गुणनफल होता है। तो जो कार्य होता है W वो होता है Fs cos थीटा। क्या होता है, Fs cos थीटा, यानी कि बल, और ये होता है विस्थापन, और cos थीटा होता है बल और विस्थापन के बीच का कोण। तो क्या होगा, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। मैंने आपको जो फिजिक्स पढ़ाई थी, ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे, सारे न्यूमेरिकल करा रखे हैं, वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए अगला जो क्वेश्चन उसको देखते हैं कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको दे रखा है 282। तो आपसे पूछा है, ठीक है, ये किस वर्ग से संबंधित है, ठीक है। अच्छा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़ा सा चेंज कर लेना गाइस, 283 है। चलो 282 इसका भी आंसर देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको 282 दे रखा है, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक वो इसका वर्ग हमको पहचानना है, तो देखिए अगर इसका वर्ग पहचानना है गाइस, ग्रुप पहचानना है, तो मैंने आपको बताया था कि ग्रुप होता है, अगर आवर्त की बात करें तो आवर्त क्या होते हैं, ऐसे 1 2 3, मतलब 3 कक्षा है ना, तो आवर्त तो क्या होगा इसका 3, ठीक है। आवर्त का मतलब होता है इसका पीरियड तो होगा, वो हो गया 3। लेकिन आपसे पूछा ग्रुप, तो ग्रुप हम निकालते हैं उसके अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 2। तो देखिए अगर उसका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 है तो वर्ग संख्या 1 होगी, अगर अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 है तो वर्ग संख्या 2 होगी, अगर 3 है तो फिर आपको डायरेक्ट जाना है 10 ऐड कर देना है, मतलब 3 है तो 13, 4 अगर अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन है तो 14, 5 है तो 15, 6 है तो 16, 7 है 17 और 8 है तो 18। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है अंतिम कक्षा में, तो मतलब ये वर्ग संख्या 2 का तत्व हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रूट टिप या सूट टिप होते हैं, उनमें कौन सा उत्तक पाया जाता है। तो आपको बताया था, मैंने कल ही आपको टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ाया था, तो उस टाइम आपको बताया था जो विभज्योतक उत्तक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उनमें आपके रूट में पाए जाते हैं, स्टेम में ये आपके पाए जाते हैं। आपके रूट जड़ों में वृद्धि करता है और आपके तने में वृद्धि करता है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। तो उस समय आपको मैंने बताया था। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये देखते हैं कि किस फूल की पत्तियां जो होती हैं, ठीक है, आपको एक फूल दे रखे हैं, बहुत सारे फूलों के नाम दे रखे हैं, तो आपको उस फूल का पहचान करना है जिसकी पत्तियों में, अगर हम लिटमस परीक्षण करते हैं, ठीक है, तो जब लिटमस टेस्ट हम करते हैं तो गाइज उसमें ना तो अम्ल का पता लगता है ना ही क्षार का, मतलब जो किस विलियन है उसकी पत्तियों का जो सॉल्यूशन है वो आपके अम्ल और क्षार को मतलब इंगित नहीं करता, मतलब प्रदर्शित नहीं करता, शो नहीं करता है कि उसका विलियन अम्लीय है या क्षारीय है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा चमेली। आपकी जो चमेली होती है, ठीक है, तो गाइस चमेली है इसका राइट आंसर आ जाएगा। मतलब चमेली होती है ना तो अम्लता को प्रदर्शित करती है ना ही क्षार को प्रदर्शित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जरायुज प्राणी कौन कहलाते हैं, यानी कि विओपेरस जो क्रिएचर होते हैं वो क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया था 2 प्रकार के क्रिएचर होते हैं, एक होते हैं जो आपके अंडे देते हैं, ठीक है, जिनको ओविपेरस बोलते हैं, और एक जो ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं, तो उन्हें बोलते हैं जरायुज। तो जरायुज क्या होते हैं, जो सीधे अपने बच्चों को जन्म देते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर आ जाएगा, जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें बोलते हैं जरायुज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है कि एक मजदूर है 10 किलो के एक सामान को भूमि से 1.2 मीटर की ऊंचाई पर उठाकर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा सामान उठाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था अगर कोई काम किया जाता है और उसकी हाइट में चेंज होता है तो जो किया गया कार्य होता है वो mgs के बराबर होता है। तो देखिए m आपको दे रखा है 10 किलो, g का मान आपको दे रखा है 10 और h बराबर हो दे रखा है 1.2। इसको आप हल करेंगे तो दोस्तों आंसर आ जाएगा आपके 120। क्या आ जाएगा, 120 इसका राइट आंसर आ जाएगा, 120 जूल। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि परमाणु का वह सबसे छोटा रूप कौन सा होता है, वह छोटा कण कौन सा होता है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो मैंने आपको जब केमिस्ट्री शुरू में कराई थी तो आपको बताया था, फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि आपका जो अणु होता है वो आपकी स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला पदार्थ का सबसे छोटा रूप होता है, जबकि परमाणु जो होता है होने को तो सबसे छोटा रूप होता है परमाणु, लेकिन ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। तो आपसे पूछा कि कौन सा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा अणु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक लड़का होता है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और 50 मीटर लंबाई के एक वर्गाकार कारक में चक्कर लगा रहा है। वैसे तो ये मैथ्स का क्वेश्चन है लेकिन साइंस में भी लगा देते हैं क्योंकि डिस्टेंस आपसे स्पीड और डिस्टेंस का है, तो हम इसको कर लेते हैं साइंस में भी। तो देखिए एक लड़का है जो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, क्या कर रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो 50 मीटर, ठीक है 50 मीटर का एक क्या है वर्गाकार पारक है, यानी कि एक पारक है, ठीक है स्क्वायर रूप में पारक है। तो देखिए ये 50 मीटर है, ये भी 50 मीटर है, ये भी 50 मीटर है, ये भी 50 मीटर है। तो एक चक्कर मतलब यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ जाने में, वापस आने में, मतलब एक चक्कर पूरा करने में उसके द्वारा कितना समय लेगा। तो देखिए जो समय होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी कि अगर आपका वर्ग है, ठीक है आपका जो वर्ग है, अगर वर्ग में ये 50 है, ये 50 है, ये 50 है, तो टोटल कितने होंगे गाइस आपके 200 मीटर। तो आपका जो डिस्टेंस होगी वो तो हो गई 200 मीटर, और स्पीड क्या है, स्पीड है 10, ठीक है। लेकिन आपको गलती ये नहीं करनी है, देखिए इसको भी आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए गुना करते हैं 5/18 से, किसे करते हैं 5/18 से। तो देखिए 5/18 को 18 चला जाएगा ऊपर, तो देखिए ये आपका 50 हो गया 10×5, और 50 से काटेंगे इसको आपके 200 को तो जाएगा 4 बार, तो 18 चौक 72 सेकंड, 72 सेकंड इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से ज्यादा होती है, ठीक है ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि ध्वनि की चाल से अगर किसी वस्तु की चाल ज्यादा हो जाती है तो उसे फिर क्या कहा जाता है। तो उस गाइस उसको बोला जाता है पराध्वनिक। क्या बोला जाता है उसको, पराध्वनिक बोला जाता है, ठीक है सुपरसोनिक उसको बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऐसे लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव दिखाते हैं, ये मेंडल के नियम पर आधारित है। मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे, तो वहां पर ऐसे प्रभाव जो F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव दिखाते थे, जैसे मैं आपको बताऊं उन्होंने यहाँ पर लंबे पौधे लिए थे और एक बौने पौधे लिए थे। जब इनके ऊपर आपने क्रॉस कराया तो यहाँ पर इनको संकर पौधे प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पर जो अपना प्रभाव दिखाते हैं ना, जो गुण अपना प्रभाव दिखाता है उनको उन्होंने बोला था प्रभावी लक्षण, और ये इनका जो नियम है उसको बोलते हैं प्रभाविता का नियम, ठीक है। ये आपके हम आपको मेंडल का जब चैप्टर पढ़ाएंगे तब आपको और डिटेल से बता देंगे। तो आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है जो अपना प्रभाव दिखाते हैं उन लक्षणों को प्रभावी लक्षण बोलते हैं, और जो अप्रभावी होते हैं जो लक्षण नहीं दिखाते हैं उन्हें अप्रभावी लक्षण बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कार्य होता है वो क्या होता है। तो थोड़ी देर पहले ही आया था ये भी, देखिए एक शिफ्ट में सेम 2 क्वेश्चन डाला गया थोड़ा अलग अलग प्रकार से। तो कार्य क्या होता है आपको बता, W = Fs, यानी कि बल इंटू विस्थापन। क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। तो देखिए आपका कार्य जो पूछा है, ठीक है बल इंटू विस्थापन आपका देखना है आपको ऑप्शन में। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है, देखिए बल इंटू द्रव्यमान लिख रखा है, ये बल इंटू क्या है विस्थापन है, बल इंटू विस्थापन है, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आपको थोड़ा सा इसको एरर है, इसको गलत सही कर लेना, ठीक है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। मैंने आपको कार्बन वाला चैप्टर जो बताया था IUPAC कराई थी तब आपको बताया था ऐसे कार्बन जिनमें द्विबंध या त्रिबंध पाए जाते हैं उन्हें आपके असंतृप्त कार्बन बोला जाता है, ठीक है। और जिनमें एकल बंध पाया जाता है उनको संतृप्त बोला जाता है। तो आप पहचान लीजिए कि ब्यूटेन है, हेक्सेन है और पेंटेन, सबकी लास्ट में एन, मतलब ये क्या है एल्केन है, मतलब आपके सारे के सारे क्या है ये संतृप्त है। लेकिन आपसे पूछा असंतृप्त, तो असंतृप्त होता है आपका बेंजीन। बेंजीन होता है C6H6 और इसकी संरचना में गाइस 3 डुअल बॉन्ड पाए जाते हैं, 3 द्विबंध पाए जाते हैं। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बेंजीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक विद्युत उपकरण के द्वारा 10 मिनट के लिए 0.6 एम्पियर की धारा दी जाती है, तो इसमें प्रभावित होने वाली आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये आपके जो मैंने आपको न्यूमेरिकल कराए थे फिजिक्स के, तब आपको बताया था ये क्वेश्चन होगा विद्युत धारा की परिभाषा से। तो विद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है, I = Q/T, यानी कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या बोलते हैं, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलते हैं। यहाँ तक Q का मान आपको निकाला, Q होता है आवेश, तो Q बराबर हो जाएगा क्या, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q बराबर हो जाएगा IT। क्या हो जाएगा IT, तो गुणा कर दिए, देखिए Q बराबर I का मान आपको दे रखा है 0.6 और T आपको लेना है सेकंड में, ठीक है 10 मिनट है और 10 मिनट को गुणा करेंगे किससे 6 से। तो देखिए 6 × 6 36
और 36 को 10 से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 36, ठीक है। तो 36 आ जाएगा क्योंकि 3.6 × 10 आएगा, तो ये आपका 36 इसका कुलाम आ जाएगा। आप इसको और हल करके देख लेना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि विभवांतर जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, उसको किस उपकरण से मापते हैं। तो देखिए जो एमीटर होता है वो मापता है विद्युत धारा को, करंट को, ठीक है। गैल्वेनोमीटर होता है यह आपके विद्युत धारा को मापता है, लेकिन ऐसी धारा को मापता है जिसका मान बहुत कम होता है। विभवमापी होता है, ये अलग उपकरण होता है, ठीक है। और वोल्टमीटर होता है, ठीक है, ये आपके विभवांतर को मापता है। विभवमापी है, आपको लग रहा होगा कि विभव को मापता है, लेकिन ये अलग उपकरण होता है, ठीक है। ये आप 11th 12th में जब साइंस लेते हैं तभी आपके है तो एक तरह से अलग उपकरण होता है, ठीक है, लेकिन ये आपके अलग मेजरमेंट में काम आता है। तो आपको ध्यान रखना है वोल्टमीटर होता है वो विभवांतर को मापने में काम आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कार्बन मजबूत श्रृंखलन गुण क्यों बनाता है, यानी कि कार्बन होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों बनाता है, क्या वजह होती है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कार्बन का आकार होता है बहुत छोटा होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखिए ये आपके वर्ग संख्या 14 होता है, काशी गए शंकर पार्वती, ठीक है। मैंने आपको आवर्त सारणी याद करने की ट्रिक बता रखी है, आप उसको देख लेना वीडियो में, ठीक है। देखिए नीचे की ओर जाने पर आकार लगातार बढ़ता है, यानी कि कार्बन का आकार सबसे छोटा होता है। तो यहाँ पर इसका कारण हो जाएगा कि कार्बन का आकार छोटा होता है, इसलिए ये करता है दोस्तों आपका बहुत ही मजबूत बंध है वो बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन उसको देखते हैं कि मछली जो होती है उसमें कितना कक्षीय हृदय पाया जाता है। जैसे हमारे जो शरीर होता है, जो मानव होता है, उसमें 2 आलिंद 2 नीले होते हैं, मतलब 4 कक्षीय होता है, लेकिन जो मछली होती है उसका जो हृदय होता है वो कक्षीय आपके 2 कक्षीय होता है गाइस। क्या होता है, 2 कक्षीय हृदय होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपसे पूछा है कि ध्वनि तरंग जो होती हैं, ठीक है, जो साउंड वेव होती हैं, उनमें निम्न में से क्या नहीं पाया जाता। तो आपको पता है उनके अंदर आयाम पाया जाता है, मतलब एल्टीट्यूड पाया जाता है, वेग तो होता ही है, वेलोसिटी होती है, आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी भी होती है, लेकिन हर्ट्ज नहीं होती। हर्ट्ज तो गाइज आपके आवृत्ति का मात्रक होता है, ठीक है, हर्ट्ज तो आपके आवृत्ति का मात्रक होता है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है ये भी देखिए पिछले शिफ्ट से लगातार क्वेश्चन चेंज होके आ रहा है, और इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन आपके चेंज होके आते रहते हैं। चलिए इसको देखते हैं। 3 किलो की एक वस्तु है जो 150 मीटर प्रति सेकंड से एक 30 ग्राम की गोली को छोड़ती है। तो आपसे पूछा है कि जो बंदूक है वो पीछे जो हटती है वो प्रतिघाती। तो यहाँ पर देखिए जब बंदूक है, जब गोली चलाते हैं तो बंदूक पीछे की ओर हटती है, और ये आपका होता है क्रिया प्रतिक्रिया का रूल। तो आपके न्यूटन का 3rd लॉ है वो क्रिया प्रतिक्रिया का रूल होता है, जो ये कहता है कि जब कोई भी कार्य करते हैं उसके विपरीत एक कार्य होता है जिसे बोलते हैं प्रतिक्रिया। तो इसमें आपके ध्यान रखना गाइस संवेग संरक्षण का रूल का पालन होता है, मतलब अभिक्रिया से पहले का संवेग, यानी कि टक्कर से पहले या अभी जो भी क्रिया होती है, जो भी एक्शन होता है उससे पहले का जो संवेग होता है और उसके बाद का जो संवेग होता है वो दोनों गाइस क्या होता है, आपके दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चलिए तो यहाँ पर इसको हल कर दें। देखिए m1v1 बराबर m2v2 रखते हैं। m1v1 मान लेते हैं बंदूक का वेग और बंदूक का आपका द्रव्यमान है। तो बंदूक का वेग जो द्रव्यमान है वो 3 किलो, v1 मान लेता हूँ x, v2 m2 क्या है आपका गोली का द्रव्यमान कितना है 30 ग्राम। तो इसको आपको किलो में बदलने के लिए क्या करते हैं 1000 का भाग लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर v2 क्या होता है गोली का वेग कितना है 150। तो हल करेंगे इसको, इस 0 से ये 0, ठीक है, ये 0 से ये 0, और यहाँ पर देखिए इस 3 से मैं इस 3 को उड़ा देता हूँ, ठीक है, कितना बच गया 15, और 15 में दोस्तों यहाँ पर 10 का भाग और लगेगा, मतलब जो x का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 1.5, और 1.5 आएगा गाइस माइनस का, किसका आएगा इस माइनस का आएगा, माइनस का 1.5 मीटर प्रति सेकंड, इसका राइट आंसर आ जाएगा। आप इसको हल और कर लेना, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ इसलिए इसको थोड़ा आपको और बेहतर तरीके से नहीं बता पा रहा हूँ। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का जो भार होता है वो पृथ्वी के भार का कितना गुना होता है। तो देखिए जो भार होता है वो होता है W बराबर mg, है ना। तो देखिए जी के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए चंद्रमा पर जो जी का मान होता है वो पृथ्वी के जी का मान का 1/6 होता है। क्या होता है 1/6 होता है। अब तो यहाँ पर आपको यही ध्यान रखना है कि जो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार होता है वो पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ और वीडियो थोड़ा लेट हो गया है, इसलिए मैंने आपको वीडियो थोड़ा जल्दी में बना के दिया है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।